टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रयोगवाद। आज का जो टॉपिक है वह है प्रयोगवाद। आज प्रयोगवाद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी क्या कर लें, नोट कर लें, हेडिंग डाल लें प्रयोगवाद। और देखते हैं अब आप लोग क्या करें कि पॉइंट बना लें दोस्तों। तो चलिए पहला पॉइंट बनाते हैं और लिखते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का प्रारंभ। प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है, प्रथम तार सप्तक कब, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1943 में। प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन काल से माना जाता है, प्रकाशन काल से माना जाता है। तो आप लोग नोट कर लें। यहाँ से एक प्रश्न है आपका बनता है कि प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो देखिए मैंने समय लिख दिया है 1943। और प्रयोगवाद जो है आपका किस तार सप्तक के प्रकाशन काल से प्रारंभ हुआ था, तो आपका आएगा प्रथम तार सप्तक 1943। दूसरा जो आपका प्रश्न है देखते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं दोस्तों? आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं मुझे कमेंट करके प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं। और अगला जो प्रश्न है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? ये भी आप लोगों को क्या करना है, बताना है। तो ये दोनों प्रश्न आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट करके कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है और ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं, ये कथन किसका है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है अज्ञेय का पूरा नाम। तो अज्ञेय का पूरा नाम भी आप लोगों को बताना है। और फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट बनेगा वह है कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, ये भी आप लोगों को बताना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। देखिए प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन काल से। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वह कौन हैं दोस्तों? अज्ञेय है। तो आप लोग इसको क्या कर लें, नोट कर लें। और ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? अज्ञेय का है। तो इसको भी आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। किसका है? अज्ञेय का है। ये भी कथन किसका है? अज्ञेय का है। इसको आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें जल्दी से जल्दी। और इसके बाद अज्ञेय का पूरा नाम देखते हैं क्या है। पूरा नाम देखते हैं तो पूरे नाम में आता है सच्चिदानंद हीरा नंद
यन अज्ञेय, ये इनका दोस्तों पूरा नाम है अज्ञेय का पूरा नाम। कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितने, 3 प्रकाशित हुए थे। कितने, 3। तो देखिए प्रथम तार सप्तक तो हुआ था आपके सामने है 1943 में। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा लिखेंगे, तो उसका नाम लिखेंगे हम क्या, द्वितीय तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक। और जो तीसरा है उसका नाम लिखेंगे हम तृतीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। इस तरह से हमने तीनों के नाम लिखे। अब पहला देखिए 1943 में हुआ था, और जो दूसरा प्रकाशित हुआ था वह हुआ था 1951 में, और इसके बाद जो तीसरा हुआ था वह हुआ था दोस्तों 1959 में। तो ये हो गई उनकी समय सीमा। अब इनमें से एक ना एक ऑब्जेक्ट परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें जल्दी से। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट पॉइंट हैं ये। तो प्रयोगवादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए, तो आपको उत्तर डालना है, और उत्तर में आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है। हेडिंग में आपको लिखना है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको हेडिंग डालना है, और फिर इसके बाद लिखना है प्रयोगवादी काव्य की 4 विशेषताएं निम्न लिखित हैं। 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं पहली जो हेडिंग है आपकी, पहली उसमें लिखेंगे हम हेडिंग नवीन उपमानों का प्रयोग। जी आपकी पहली हेडिंग है दोस्तों, नवीन उपमानों का प्रयोग। अब देखते हैं डिटेल क्या करेंगे कि जो प्रयोगवादी कवि थे उनका ये मानना था कि जो पुराने प्रचलित उपमान हैं अब वो बासी पड़ गए हैं, इसलिए उनकी जगह नए या नवीन उपमानों का प्रयोग किया जाए। इस तरह से आपको क्या करना है, पहली हेडिंग का डिटेल करना है, और उसके बाद हम कर देंगे दूसरी हेडिंग। तो दूसरी जो हेडिंग है वह है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, जी आपको दूसरी हेडिंग लिखना है। और इसमें देखिए क्या करना है डिटेल, कि प्रयोगवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण किया है, जिससे इनके काव्य में क्या आ गई है, अश्लीलता आ गई है। अश्लीलता देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जो प्रेम भावनाओं का उन्होंने खुला चित्रण किया है, उसमें कोई भी पर्दा नहीं डाला है, इस कारण से उनकी रचनाओं में अश्लीलता दिखाई देने लगी है। इस तरह से आपको दूसरी हेडिंग का डिटेल करना है। तीसरी जो हेडिंग है वह डालना है आपको निराशावाद की प्रधानता। निराशावाद की प्रधानता, ये आपको करना है, तीसरी हेडिंग डालना है। और इसमें लिखना है कि जो प्रयोगवादी जो कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में निराशा, कुंठा आदि का वर्णन किया है, मतलब लोगों की निराशा का वर्णन किया है।
मतलब जो यथार्थ था, लोगों का जीवन जो कठिनाइयों से भरा हुआ था, लोगों का कह दे जीवन जो निराशा से भरा हुआ था, उस निराशा को यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अपनी कविताओं में प्रधानता दी है। तो इसके बाद फिर आपको डालना है चौथी हेडिंग, और चौथी हेडिंग में आपको लिखना है रूढ़ियों का विरोध। रूढ़ियों का विरोध, ये आपको चौथी हेडिंग डालना है। और इसमें लिखना है कि जो प्रयोगवादी कवि हैं, तो प्रयोगवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया है। समाज में जो भी परंपराएं थीं, कैसी परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराएं थीं, या फिर कह दें जो अंधविश्वास थे, उन सबको दूर करने का प्रयास किया है। इसके बाद फिर आपको डालनी है पांचवी हेडिंग। देखिए, और पांचवी हेडिंग में आपको लिखना है मुक्त छंदों का प्रयोग। मुक्त छंदों का प्रयोग, मुक्त छंदों का प्रयोग। तो ये जो आपके कवि हैं प्रयोगवाद के, प्रयोगवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में किस छंद को प्राथमिकता दी है, तो मुक्त छंद का प्राथमिकता दी है, यानी मुक्त छंदों का सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया है। तो हमें लिखना है कि प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं में मुक्त या मुक्तक छंदों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। प्रयोगवाद के कवि एवं रचनाएं आपको लिखना है। हेडिंग डाल लें आप लोग भी, प्रयोगवाद की कवि और रचनाएं। कवियों में देखिए सबसे पहला जो नाम है वो तो आपको पता होगा कौन है, अज्ञेय, क्योंकि अज्ञेय क्या है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो प्रवर्तक जो कवि हैं वो तो होंगे ही। इसके बाद मुक्तिबोध का नाम आ जाता है। मुक्तिबोध आप लोगों ने सुना होगा, मुक्तिबोध का नाम आ जाता है। और इसके बाद जो नाम आता है वह धर्मवीर भारती का नाम आता है। कौन सा, धर्मवीर भारती का नाम आता है। धर्मवीर भारती, ये भी आपके प्रयोगवादी कवि हैं। और एक और आपको करना है चौथा, नरेश मेहता। नरेश मेहता, इस तरह से आपको क्या करना है, चार तो कवियों के नाम याद कर लेना है। इसके बाद दो कवियों की आपको रचनाएं करना है। तो देखिए जो अज्ञेय हैं, अज्ञेय की जो रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। तो अज्ञेय ने जो रचना लिखी है, एक तो रचना है इत्तेलम। इत्तेलम किसकी रचना है, अज्ञेय की। इसके बाद जो दूसरी है वह रचना है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी दूसरी रचना है। तो आप लोगों को क्या करना है जी, याद करना है। इसके बाद हम देखते हैं मुक्तिबोध की। तो मुक्तिबोध की जो रचना है वह है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा, प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। तो आपको लिखना है मुक्तिबोध की रचना है। और इसके बाद दूसरी जो है भूरी भूरी, भूरी भूरी खाक धूल, ये दूसरी रचना है इनकी। तो इस तरह से आपको दो रचनाएं याद करनी है। तो दो कवियों की दो रचनाएं याद करनी है। यदि ये रचनाएं आपको कठिन लगें दोस्तों, तो फिर धर्मवीर भारती की कर लेना।
धर्मवीर जो भारती हैं उनकी रचना सरल है कह दें तो एक तो है आपकी अंधा योग, अंधा योग। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई जो रचना है वह अंधा योग है। और इसके बाद ठंडा लोहा भी इन्हीं की गिनी जाती है, धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। तो ये दो रचनाएं भी आप याद कर सकते हो किसकी, धर्मवीर भारती की दो कर लेना और दो अज्ञे की कर लेना, इत्तलम और हरी घास पर क्षण भर। तो इस तरह से आपकी ये रचनाएं हो गई। तो दोस्तों यदि मेरा चैनल ये आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो मेरे अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों को भी बता दें और आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें।